हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है प्रसाद। बेटा, जरा सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो मुझे डॉक्टर को दिखा ला। अब तो हाथ पैर भी काम नहीं करते हैं, शरीर में ढीलापन सा रहता है, कमला जी ने अपने बेटे जतिन से कहा। लेकिन जतिन तो ऑफिस के काम में लगा था और लैपटॉप पे नजरें गड़ाए हुए बैठा था। अपनी माँ की बात सुनकर भी नहीं सुन पा रहा था। तभी कमला जी उसकी ओर आशा की दृष्टि से देखती रहीं, पर उन्हें कोई जवाब नहीं आया। तभी अंदर से जतिन की पत्नी रितिका बाहर आती है। ओ, आप फिर से बाहर आ गईं? आप अपने कमरे में अच्छे से बैठ नहीं सकती हैं क्या? बार बार आकर इन्हें परेशान करती हैं। क्या यूँ तो कहेंगी हाथ पैर में दर्द है, पर यूँ दिन भर घर में घूमती रहेंगी। अब आप इस काम को करेंगे कि आपकी सेवा करने बैठेंगे? ससुर जी हमारे लिए कोई खजाना नहीं छोड़ के गए हैं। अब उनकी कमाई से ही घर चल रहा है, तो इन्हें चैन से काम करने दो। रितिका का गुस्सा देखकर कमला जी अंदर अपने कमरे में आकर लेट गई। अब दर्द के मारे नींद नहीं आ रही थी। एक तो दर्द, उस पर बुढ़ापे का शरीर, नींद आंखों से गायब हो रही थी। जतिन सुबह भी जल्दी में रहता है और शाम को भी आके लैपटॉप पे लग जाता है। आखिर अपनी पीड़ा किसे कहूँ, अब बेटे को भी फुर्सत नहीं है तो बहू से भी उम्मीद क्या करूँ। कमला जी आंखों की कोर पे गीले हो गए और शरीर के साथ नहीं दे रहा था, और उनका बेटा भी उनसे दूर हो गया था। उन्हें अपनी बूढ़ी माँ को जरा सा भी परवाह नहीं था। वह अपने ऑफिस, घर, बच्चों की दुनिया में व्यस्त रहता था। माँ तो उसकी दुनिया में आती ही नहीं थी। अगली सुबह कमला जी बिस्तर से नहीं उठी, दर्द से कराती तो सुबह 10 बज गए, पर किसी ने चाय पानी को नहीं पूछा। आज तो रविवार था, सभी देर तक सोते थे, पर 8 बजे तक उठ जाते थे। कमला जी धीरे धीरे हिम्मत करके उठी और फिर कमरे से बाहर गईं तो देखा जतिन अपने बच्चों के और पत्नी के साथ समोसे जलेबी का नाश्ता कर रहा था, पर किसी ने उसे खाने के लिए नहीं पूछा। तब नहीं कमला जी रसोई में गई और पानी लेकर लेकर बाहर आने लगी। फ्रिज का पानी, इतनी गर्मी में बोतल का पानी भी गर्म हो जाता था, पर फ्रिज का पानी पीती नहीं थी। वह बोतल के पानी से प्यास बुझती नहीं थी। कितनी बार कहा गर्मी में मटकी लेकर आ जा ताकि ठंडा पानी पी सकूं, पर बहू को घर में मटकी रखना झंझट का काम लगता था। बुढ़ापे में बेटे बहू ने पानी के लिए तरसा दिया। एक बार उन्होंने टोक दिया कि रितिका बोली, मम्मी जी हमारे साथ रहना है तो अपने नखरे छोड़ दीजिए। आजकल सब फ्रिज का ही पानी पीते हैं, फिर मटकी रखो तो पूरी रसोई की शान खराब हो जाती है। अब पानी ही तो पीना है, चाहे मटकी का पियो या बोतल का, क्या फ़र्क पड़ता है। वह पानी लेकर बाहर आ गई। फिर से जतिन से बोली, जतिन मुझे डॉक्टर को दिखा दे, तबीयत सही नहीं लग रही है। यह सुनते ही जतिन भड़क गया और गुस्से में चिल्लाने लगा, यह क्या एक ही रट लगा रखी हैं? आखिर बुढ़ापे के शरीर है, यह छोटे बड़े दर्द तो लगे ही रहेंगे। अब इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं आपको डॉक्टर के यहाँ ले जाता फिरूं। अब डॉक्टर की फीस भी कितनी महंगी है। देख से पहले 100 तरह की टेस्ट लिख देंगे और करा और दुनिया भर की दवाइयाँ लिख देंगे। अब थोड़ा सहन करना भी सीखो, घर का खाना खा रही हो, और क्या चाहिए। कमला जी इतना गुस्सा देखकर सहम गई और फिर बोली, ठीक है बहू, मुझे बादाम और खसखस का दूध बना दे, थोड़ी शरीर में ताकत आएगी तो चल फिर लूँगी। रितिका ने अजीब सा मुँह बनाया, यह लो, अब हम कभी बादाम मुंह में नहीं रखते हैं। बादाम कितनी महंगी आती है। अब इस महंगाई में बच्चों को पढ़ाएं या सारे पैसे आपके दूध और बादाम में खर्च कर दें। आपकी तो उम्र निकल गई है, अब हमें तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और बच्चे का भी करियर बनाना है। ठीक है बहू, तो कुछ खाने को दे दे, सुबह
कुछ खाया नहीं है। रितिका अंदर गई और रसोई में रात की रोटी बची और साथ में अचार लाकर दे दिया। कमला जी चुपचाप कमरे में आ गईं और उनके छोटे छोटे टुकड़े करके धीरे धीरे खाने लगी। खाते वक्त उनकी आंखें भर आई, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह का खाना नहीं खाया था। उनके पति की ठीक ठाक कमाई थी, वे कपड़े और गहनों से ज़्यादा खाने पीने में खर्च मानना था कि अच्छा खाएंगे तो शरीर चलेगा, गहने कपड़े तो रखे रहते हैं और शरीर में हमेशा ही साथ चलता है। हमें सदैव अच्छा खाना चाहिए। कमला जी हमेशा रस की सब्जी और रोटी जूस पर जूस करके खाती थी। उस सदैव अच्छा खाना खाना चाहिए। कमला जी हमेशा रस की सब्जी में रोटी को जूस कर खाती थी, जिससे उनका पेट अच्छे से भरता था। वो अपने पति को दो बच्चों के साथ आराम से जीवन जी रही थी। उनकी बड़ी बेटी मुन्नी की शादी पास की शहर में की थी, पर उनके पति नौकरी विदेश में लगे थे। वह वहाँ से चली गई थी। बेटी की शादी के बाद रितिका यूँ तो देखने में सही लगती थी, व्यवहार इतना बुरा होगा या सोच भी नहीं सकती थी। रितिका जब भी बोलती कड़वा बोलती, यह उसके सिर पर सवार और उसके ससुर जी को भी जवाब दे दिया थी। ससुर जी को अचानक हार्ट अटैक आ गया और दुनिया से चले गए। अपने पिता की मृत्यु पर मोनी विदेश से आई थी और माँ के साथ चलने को कहा, पर कमला जी ने मना कर दिया। जब मेरे बेटे हैं तो मैं बेटी के घर नहीं जाऊंगी। अब उन्हें इसके साथ रहूंगी। कमला सोचा था कि अपने ससुर जी की खोने के बाद रितिका कोई बदलाव आएगा, पर वह तो ज़्यादा ही कड़वी हो गई। बेटी ने भी विधवा बूढ़ी माँ का दर्द नहीं समझा और बहू बहकावे में आकर उन पर भी मानसिक अत्याचार करने लगा। एक दिन कमला जी मंदिर की पूजा कर रही थी और उन्होंने ईश्वर को प्रसाद चढ़ा दिया। उन्हें भूख लग रही थी और बहू की खाने को नहीं दे रही थी। उन्होंने कटोरी में रखा प्रसाद खा लिया। उन्हें प्रसाद खाते देखकर रितिका ने कमरे में आते हुए यह देखते ही वह फिर से गुस्सा हो गई। मम्मी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप तो प्रसाद की चोरी करके खा रही हैं, तो और भी न जाने क्या क्या खाती होंगी। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो आपको रसोई में ऐसे ही जाने देती थी, पर आज के बाद आप मेरी रसोई में कदम नहीं रखोगी और ना ही भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाओगी। इतना अपमानित होने के बाद आज कमला जी फूट कर रोई। उनसे आज का भूख सहन नहीं होती थी। हर थोड़ी देर बाद भूख लगती थी। जब बहू ने देर तक खाने को नहीं दिया तो उन्होंने प्रसाद खा लिया। इस तरह रोज रोज अपमान से परेशान हो चुकी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उन्हें तो रहना बेटे बहू के साथ था। रितिका उन्हें रसोई में खाना बनाने देती थी, पर बाहर से सारे काम वे करवाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन साग सब्जी कटवाना, कपड़े सुखाना और कपड़े समेटना। अब इस उम्र में कमला जी थक जाती थी और उतनी सफाई से काम नहीं कर पाती थी। अब वह पूरा काम कर लेती थी, तब भी रितिका उन्हें ताने देते रहती थी। ज़्यादा काम करने की वजह से उन्हें हाथ पैर में दर्द रहने लगा था, लेकिन दोनों कमला जी की थोड़ी सी परवाह नहीं करते थे। उन्हें ढंग से खाना पान नहीं मिल पाता था। जतिन और रितिका दोनों अपनी ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। घर में कमला जी के होने ना होने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। कमला जी घर में बड़े पुराने सामान की तरह उनकी कोई कदर नहीं थी। दोनों अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करते थे, पर कमला जी की ज़रूरतों को उपेक्षा कर देते थे। कमला जी का चश्मा टूट गया था। वह महीनों से टूटे चश्मे से काम चला रही थी, पर जतिन ने नया चश्मा बनवा कर नहीं दिया।
उनकी साड़ी पुरानी हो गई थी, चप्पलें भी घिस गई थी, पर उन्हें सब खर्च के लिए पूरी तरह से बेटे बहू पर निर्भर थी, क्योंकि पति की कोई पेंशन नहीं मिलती थी। इसी बीच कमला जी की छोटी बहन ने घर में पूजा रखवाया और उन्हें आने का न्योता दिया। उनका भी जाने का मन था, क्योंकि घर में उन्हें घुटन महसूस होती थी। फ़ोन पर वे जब भी किसी से बात करती तो रितिका सामने खड़ी रहती और वे ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पाती। मोनी मोनी का फ़ोन आने पर वो कुछ नहीं बोलती थी। मोनी से मिले हुए वे 3 साल हो गया था। अब बहन ने बुलाया तो खुश हो गई, क्योंकि उनका भी अपनी बहन से मिलने का बड़ा मन था। जतिन ट्रेन से टिकट बनवा रहा था, तभी रितिका आ गई। अरे, एसी का टिकट बनवाने की क्या ज़रूरत है? स्लीपर से ही चली जाएंगी, पूजा में ही तो जाना है, बेकार ही खर्च क्यों करना। जतिन ने फिर स्लीपर का टिकट बनवा दिया। कमला जी ट्रेन में बैठी तो उन्होंने चैन की सांस ली, वरना कितने महीनों से वह जेल की जिंदगी काट रही थी। ट्रेन से उतरी थी कि उनकी बहन का बेटा उन्हें लेने आ गया। इतना सामान पाकर वह बहुत खुश हुई। पूजा का घर था और रौनक भी थी। वहाँ जाकर सबसे मिली। जब छोटी बहन ने उन्हें गले लगाया तो फुर फुर कर रोने लगी, जैसे आज दिल का सारा गुबार ही निकल जा रहा था। शाम को घर में छोटी सी पूजा थी। पंडित जी ने पाठ कराया और सबने प्रसाद ग्रहण की। थोड़ी देर बाद उनकी नज़र ऊपर उठी तो देखा सामने मोनी खड़ी थी। अपनी बेटी को सामने पाकर रोने लगी और कसकर गले लगा लिया। मम्मी अब मत रो। मैं उसे कसकर गले लगा लिया। मम्मी अब मत रो, मैं आ गई हूँ और अब आपको मेरे साथ विदेश चलना ही होगा। आपको यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। आप मुझसे जब भी बात करती तो पता लग जाता कि आप खुश नहीं हैं हो। मेरे लिए आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको लेने आई हूँ। मोनी की यह बात सुनकर कमला जी बोली, लेकिन ऐसे कैसे अचानक तू यहाँ आ गई? अच्छा, तुझे तो मौसी ने बुलाया होगा। नहीं, मैंने मौसी से कहा था आप पूजा रखवाए ताकि मम्मी यहाँ आ सकें। मैंने आपका टिकट बनवाया लिया है और अब आपको मेरे साथ साथ चलना ही होगा। मुझे सब पता है। भैया भाभी आपके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने आज पड़ोसी से मालूम किया कि क्या तू घर से आस में जाकर आ गई और घर नहीं आई। जतिन और रितिका से मिली तो, लेकिन नहीं मम्मी, मैं उन दोनों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। नहीं मम्मी, मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी और मैं उन दोनों से मिलना भी नहीं चाहती हूँ। उन्होंने मेरी मम्मी को इतनी तकलीफ़ दी है, उनका चेहरा भी देखना नहीं चाहती। तभी कमला जी ने पूछा, तो मुझे घर से भी लेकर जा सकती थी। यहाँ मौसी के यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? मम्मी, यहाँ मौसी की समाज में अच्छी जान पहचान है और उनके जेठ जी का बेटा वकील है। मैंने उनसे सारी बात कर ली है। भले ही पापा कुछ नहीं छोड़ कर गए हैं, पर मकान तो छोड़ कर गए हैं जहाँ आप रह रही हैं, और यह घर तो आपके नाम पर ही है। आप घर की मालकिन हैं, फिर भी आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। हाँ, मुझे बेटे बहू के साथ नहीं रहना है। मैं उनके अत्याचार की अपेक्षाएं अब नहीं सह सकती हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कमला जी ने बोला, आप मुझे उन्हें घर खाली करने का नोटिस भेज सकती हैं, तभी दोनों की अकल ठिकाने आएगी। मोनी ने बोला। कमला जी ने नोटिस पर साइन कर दिया और उन्हें खाली करने का नोटिस भेज दिया। नोटिस पाकर जतिन और रितिका के पैरों तले जमीन खसक गई। यह देखो, तुम्हारी मम्मी पूजा में अपना भला करने गई, चाहे बेटा बहू सड़क पर ही क्यों न आ जाए। अब हम सम्मान और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अच्छे भले हम यहाँ पर रह रहे थे।
रितिका बरस पड़ी। अपनी मम्मी का यह रूप देखकर जतिन हैरान हो गया और पछतावा से मम्मी ने कुछ गलत नहीं किया, हम ही उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। जब हमने गलत कर्म किए तो अच्छे की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? रितिका, हमें यह घर खाली करना होगा। जब हमने मम्मी की जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई तो हमारा उनके इजाज़त पर कोई हक नहीं बनता है। हमें यहाँ से जाना होगा। मम्मी को हमने कितना दुख दिया है, उनका कितना दिल दुखाया है, उन्होंने तभी यह कदम उठाया है। नोटिस का जवाब आ चुका था। जतिन और रितिका ने घर खाली कर दिया। अब वे पछतावे की अग्नि में जल रहे थे और कमला जी घर बेचकर बेटे बहू से नाता तोड़कर हमेशा के लिए अपनी बेटी के साथ रहने के लिए विदेश चली गई। आशा करती हूँ दोस्तों आपको आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।